नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो कुछ राजनीति की उथल पुथल चल रही है, उसमें एक बड़ी बात दिवाली के पहले हो गई। दिवाली के पहले कुछ तहसील में कम से कम 2200 से ज़्यादा 2300 के आसपास ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए और उस चुनाव में फिर से बीजेपी एक नंबर की पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद दूसरे नंबर पर अजीत दादा की एनसीपी पार्टी यानी गुट जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, चौथे नंबर पर एकनाथ शिंदे की पार्टी है, पांचवें नंबर पर शरद पवार का सुप्रिया सुले का गुट है और छठे नंबर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना फेंकी गई। तो मुझे उस पर नहीं बोलना है, मुझे ये ग्राम पंचायत चुनाव के आसपास 2 महीने पहले से जो मराठा रिजर्वेशन, मराठा जाति के आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ा गया और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री और आज के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के सबसे राज्य के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस को लक्ष्य करने का, टारगेट करने का प्रयास हुआ, उस पर मुझे बात करनी है। क्योंकि देवेंद्र पिछले 10 साल में महाराष्ट्र का 2 नंबर का नहीं 1 नंबर का सबसे बड़ा नेता बनकर उभरा है। इसके पहले सत्ता में कौन आता है, किसको बड़ा बहुमत मिलता है, किसकी सरकार बनती है, किस गठबंधन की सरकार बनती है, उससे कोई मतलब नहीं था। चीफ मिनिस्टर कोई भी बनता था। जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा हार जाता है उसको राज्यसभा में लेकर दिल्ली में राज्य मंत्री बनाया जाता है। ऐसे पृथ्वीराज चव्हाण, उनको भी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। वैसे देखो तो वो जो जहाँ से वो हार गए थे पृथ्वीराज चव्हाण, सातारा जिला में, तो वहाँ से उनकी माँ, उनके पिताजी भी लोकसभा पर चुनकर आए थे, आनंदराव चव्हाण हो या प्रेमलाबाई चव्हाण हो, लेकिन वो खुद भी हार गए थे। फिर भी कांग्रेस में थे, शरद पवार के खिलाफ थे, तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। शंकरराव चव्हाण के बेटे अशोक चव्हाण, उनको भी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन बार बार विलासराव देशमुख थे, सुशील कुमार शिंदे थे, ऐसे मनोहर जोशी थे, नारायण राणे थे, ऐसे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर पिछले 30-40 साल में महाराष्ट्र में हो गए। लेकिन चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, सत्ता पर कोई भी बैठा हो, सरकार किसी की भी बने, शरद पवार को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता माना गया। उनकी टक्कर में बालासाहब थे, बालासाहब ठाकरे, जिनकी शिवसेना पार्टी 1990 के बाद एक बड़ी पार्टी, राज्यव्यापी पार्टी बनकर, रीजनल पार्टी बनकर उभरी। लेकिन राजनीति में चुनाव लड़ने वाला और सत्ता में आकर बैठने वाला नेता अगर कौन है, तो सत्ता में ना बैठे फिर भी शरद पवार को ही सबसे बड़ा नेता माना गया। अब देखिए, इनकी टक्कर में दूसरा कोई भी नहीं था। हाँ, गोपीनाथ मुंडे जब उप मुख्यमंत्री थे या बीजेपी के सबसे बड़े महाराष्ट्र के नेता हुआ करते थे, तो उनके साले जो प्रमोद महाजन थे वो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता थे, महाराष्ट्र के भी नेता माने गए, महाराष्ट्र से नेता माने गए। लेकिन फिर भी गोपीनाथ मुंडे हो, मनोहर जोशी हो या प्रमोद महाजन हो, इनसे भी बड़ा नेता हमेशा शरद पवार को माना गया। अब देखिए, ऐसी बात होने के बावजूद शरद पवार सत्ता में नहीं होते तो भी मीडिया हो या पॉलिटिकल या सोशल कल्चरल लेवल पर देखो तो शरद पवार को ही महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अनभिषिक्त नेता माना गया है। उनको टक्कर देने वाला नेता 2014 के अंत में महाराष्ट्र के सामने आ गया, उसका नाम था देवेंद्र फडणवीस। और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं और शरद पवार मराठा है, इसलिए शरद पवार देवेंद्र को रोकना चाहते, टोकना चाहते, पॉलिटिक्स में हराना चाहते,
या उनका द्वेष करते हैं ये माना गया है, नफरत करते हैं माना गया, लेकिन मैं ये नहीं मानता। मेरा मानना है कि शरद पवार देवेंद्र से टक्कर इसलिए लेना चाहते हैं कि उनको देवेंद्र फडणवीस में दूसरा शरद पवार दिखाई दे रहा है, और दूसरा ही नहीं सवाई शरद पवार दिखाई दे रहा है। तो मेरे होते हुए दूसरा कोई शरद पवार जैसा चालाक नेता महाराष्ट्र में ना हो, इसी कारण से शरद पवार हमेशा हमेशा देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ राजनीति पिछले 10 साल में करते आए। आपको याद होगा पिछला विधानसभा चुनाव जब महाराष्ट्र में हुआ था, उस वक्त बिल्कुल तरीके से शिवसेना के साथ महायुति बनाकर देवेंद्र फडणवीस ने बहुमत लाया था, वही चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे। लेकिन शरद पवार ने ये चालाकी की कि उसमें उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाने की लालच दिखाई और महायुति तोड़ दी और 2.5 साल के लिए महाविकास आघाड़ी बनाई। तो ये सब राजनीति शरद पवार करते रहे। इसका कारण साफ है, वो हमेशा अपनी राजनीति चलाते हैं। इसको हम महाराष्ट्र में पवार नीति भी बोला जाता है। ये पवार नीति है, जोड़ तोड़ कर सत्ता पर अपना प्रभाव कायम रखना, यही तो पवार नीति है। अब आपको यह मालूम है कि 1.25 साल पहले जून 2022 में फिर से शिवसेना टूटी, यानी शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का गुट था वो देवेंद्र फडणवीस के साथ चला गया, एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, महाविकास आघाड़ी की सरकार हार गई। वहाँ से लेकर आज तक 1.25 साल से जून 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक शरद पवार बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को नीचा दिखाया जाए। जब सारे मामले खत्म हो गए और उनकी ही पार्टी देवेंद्र फडणवीस ने तोड़कर दिखाई, और सिर्फ पार्टी एनसीपी नहीं तोड़ी है, शरद पवार का परिवार भी तोड़कर दिखाया देवेंद्र फडणवीस ने। उनके भतीजे अजित दादा को लालच दिखाई उप मुख्यमंत्री बनाने की, और 40 एमएलए एनसीपी के टूटकर शिवसेना बीजेपी अलायंस में ज्वाइन कर गए और शरद पवार की नाक काटी गई। तो शरद पवार गुस्से में आना स्वाभाविक था। फिर भी शरद पवार अपने तरीके से देवेंद्र फडणवीस को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। इसीलिए अचानक अभी देखो, जब देवेंद्र फडणवीस 2017 में चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त एक के बाद 58 मराठा मोर्चे निकाले गए, बड़े भारी मोर्चे, लाखों के मराठा मोर्चे निकाले गए। उसमें भी मराठा आरक्षण की मांग जोर शोर से आगे रखी गई, और ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार सरकारी तौर पर मराठाओं के आरक्षण देने की एक कोशिश की, एक कानून बनाया जो हाई कोर्ट में भी मान लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में अटका था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया। और शरद पवार को जो चाहिए थी वो एमबीए की गवर्नमेंट बनी, जिस पर शरद पवार का प्रभाव था, और उसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये मराठा रिजर्वेशन फेल हो इसी ढंग से केस चलाई। यानी मराठा आरक्षण दिया था देवेंद्र ने, जो कुछ दिया था 10% हो 15% हो उससे मायने नहीं, लेकिन आरक्षण दिया था तो एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री देवेंद्र ने दिया था। लेकिन उसका श्रेय अगर सुप्रीम कोर्ट में भी वो टिक जाता तो उसका श्रेय देवेंद्र को मिलता। इसलिए शरद पवार ने सरकार गिराई, देवेंद्र के मुंह से निवाला छीन लिया चीफ मिनिस्टरशिप का, और उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया, और सुप्रीम कोर्ट में ये मराठा रिजर्वेशन की केस हारी जाए ये किया। और बाद में जब सरकार बदली तो फिर से मराठा आरक्षण का मामला शुरू हो गया। जो जरांगे पाटिल नाम के जालना जिले के एक लोकल नेता थे, उन्होंने उपोषण शुरू किया और महाराष्ट्र की राजनीति में एक उथल पुथल शुरू हो गई।
तो बार बार जरांगे पाटिल देवेंद्र फडणवीस को निशाना कर रहे थे और जरांगे पाटिल जो उपोषण कर रहे थे उनके आड़ से शरद पवार हो, उनकी एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे हो, सुप्रिया सुले हो या कांग्रेस के बाकी सारे नेता हो, वो सब देवेंद्र को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे नाम का मराठा मुख्यमंत्री ही है, लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा था? जो उप मुख्यमंत्री है और ब्राह्मण है, देवेंद्र फडणवीस को किया जा रहा था। और ये इस ढंग से राजनीति के दांवपेच खेले जा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को नाक रगड़ कर जालना के उस गांव में जाना पड़े और मराठाओं के सामने नाक रगड़ना पड़े, इसकी कोशिश की जा रही थी। और हुआ क्या? 2 बार जरांगे पाटिल ने एक बार उपोषण छोड़ा अन्ना हजारे जैसा, फिर दोबारा शुरू किया, फिर मुदत देते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे। और आखिर में जब ये ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए तो क्या हो गया? क्या हो गया? ग्राम पंचायत के चुनाव जो हुए 2200-2300 ग्राम पंचायत में, उसमें बीजेपी 1 नंबर पार्टी बनी, अजीत दादा की पार्टी 2 नंबर बनी। तो शरद पवार का पॉलिटिकल नाक काटा गया है, काटा गया है। और पवार नीति का ये सबसे बड़ा अपयश मैं मानता हूँ, क्योंकि जो जरांगे पाटिल के उपोषण के माध्यम से मराठा आरक्षण के आड़ से शरद पवार देवेंद्र फडणवीस को नीचा दिखाना चाहते थे, वो दावपेच फंस गए। और दावपेच फंसे इतना ही नहीं है कि पूरी पवार नीति फंस गई है, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव ने दिखा दिया कि मराठा आरक्षण का मामला जो है उससे महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि ये उपोषण के आड़ से राज्य में हर एमएलए, हर नेता किसी को भी गांव में आने नहीं देंगे, इस ढंग के पोस्टर लगाए गए। अगर आने की किसी नेता ने कोशिश की तो रास्ते पर टायर जलाए गए, बस गाड़ियां तोड़ी गई, किसी ऑफिस को जलाया गया, हिंसा कर दी गई। लेकिन टारगेट कौन था? देवेंद्र फडणवीस। और अजीब बात देखिए कि ये चुनाव के रिजल्ट आने तक देवेंद्र फडणवीस उस जरांगे पाटिल का जहां उपोषण चल रहा था उस गांव तक नहीं गए। बार बार ये उपोषण करता जरांगे पाटिल मांग कर रहे थे कि यहाँ आकर देवेंद्र फडणवीस को मानना पड़ेगा कि आरक्षण दूंगा, इस मुदत तक दूंगा, इस तारीख तक दूंगा, ये सब चल रहा था। आखिर में समय निकला जा रहा है, इसलिए जरांगे पाटिल ने अपना उपोषण पीछे लिया और उसके बाद जो चुनाव आ गए उसमें से पूरे मराठा रिजर्वेशन और मराठा राजनीति जो शरद पवार चलाना चाहते उसकी हवा ही निकल गई, गुब्बारा फूट गया। क्यों फूट गया? क्योंकि जरांगे पाटिल और मराठा नेताओं की धमकियों के बावजूद महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। देखिए, जो चुनाव के रिजल्ट आए वो हम बारीकी से देखें, उसका गणित समझे तो उसमें से 1/3 जगह बीजेपी ने जीत ली, जिनको मराठाओं के खिलाफ पार्टी है ऐसा बताया गया था। और 1/3 जगह अजीत दादा और एकनाथ शिंदे की पार्टियों ने जीत ली है और 1/3 शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस इनको मिली है। यानी जो सत्ता में बैठी हुई बीजेपी अलायंस है, बीजेपी अजीत दादा और एकनाथ शिंदे की अलायंस है, उनको 2/3 जगह पर सक्सेस मिला है, जबकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो एमवीए अलायंस है उनको सिर्फ 1/3 जगह पर सक्सेस मिला है। तो आप बताइए कि महाराष्ट्र में मराठा इतने निकम्मे हो गए या शरद पवार के हाथ से निकल गए? ये जो ग्राम पंचायत चुनाव है इसमें 2 बातें हो गई, आरक्षण और उपोषण। ये दोनों दाव जो शरद पवार खेल रहे थे वो टोटली फेल गए।
टोटली फैल गए। इसके लिए मैं कहता हूँ कि पवार नीति बहुत बुरी तरह से हार गई है और देवेंद्र की राजनीति सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि अजीत दादा का जो सक्सेस है वो भी देवेंद्र के खाते में जाता है, एकनाथ का सक्सेस है वो भी देवेंद्र के खाते में जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में दो सबसे बड़े राज्य के नेता बनकर लड़ रहे हैं, वो एक है देवेंद्र फडणवीस और दूसरे हैं शरद पवार। तो कांग्रेस, उबाठा यानी उद्धव सेना और सुळे और शरद पवार की एनसीपी, इनको मिलकर अगर 1/3 1/3 सीटें मिली है और 2/3 सीटें अगर सत्ता में बैठे 3 बाल्टियाँ 3 गुटों को मिली है तो वो देवेंद्र की जीत है, यानी शरद पवार के दुगुना जीत इस उपोषण और मराठा रिजर्वेशन के आंदोलन के बाद भी देवेंद्र को मिली है। तो इसका परिणाम अगले लोकसभा या विधानसभा चुनाव पर क्या होने वाला है वो समझना जरूरी होता है। वो परिणाम क्या होगा? पवार ने, शरद पवार जी ने जो गेम खेला मराठा वर्सेस ब्राह्मण, उसका सबसे बड़ा नुकसान मराठा राजनीति को हुआ है। आज तक जो मराठा किसी भी पार्टी की सत्ता हो फिर भी हावी रहता था राजनीति पर, वो पिछड़ा हो गया है और मराठा राजनीति की दादागिरी इसके बाद नहीं चलेगी। ये ग्राम पंचायत चुनाव ने दिखा दिया है कि नहीं चलेगी तुम्हारी दादागिरी। इसका कारण समझना जरूरी है। वो ये कारण ये है कि जिस ढंग से पिछले 2 महीने से मराठा आरक्षण की राजनीति और हिंसा हुई, उसके कारण मराठा छोड़कर बाकी पूरी सब जातियाँ, उपजातियाँ, जो मराठा नहीं है वो पोलराइज हो गए, उनका ध्रुवीकरण हो गया। वो मराठा राजनीति के खिलाफ इकट्ठा होते गए और उसका फायदा अकेले बीजेपी नहीं तो एकनाथ शिंदे को मिला है, अजीत दादा को मिला है और सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिला है। एक बात हो रही थी, यहाँ सब आरक्षण के कारण, मराठा आरक्षण के नाम पर देवेंद्र को पेच में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसी वक्त देवेंद्र फडणवीस पूरे ओबीसी और बाकी जो छोटी मोटी जाति है उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे। देवेंद्र उसमें सक्सेसफुल हो गए। मराठा जाति में भी जो दबे कुचले विस्थापित मराठा है वो भी देवेंद्र के साथ चले गए। तो ग्राम पंचायत चुनाव में जो रिजल्ट सामने आए उसमें सबसे बड़ा नुकसान पवार नीति का हुआ है, पवार के सोकॉल्ड मराठा राजनीति का नुकसान हुआ है। और इसलिए इस ग्राम पंचायत जो रिजल्ट आए हैं उनको अलग ढंग से समझना बिल्कुल ज़रूरी है। फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के राजनीति को बड़ी जोर से पटकनी दी है। इतना ही बोलकर रुकूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।